हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइस, जैसे कि आपने अपनी पिछली वीडियो में जनरलाइज कोऑर्डिनेट को देखा, जनरलाइज मोमेंटम और किस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं, लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, साइक्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया विद एग्जांपल्स और उसी के साथ हमने देखा था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है, और हमने लैग्रेंजे इक्वेशन को भी हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल से ड्राइव किया था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किया था जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में अभी हमने लैग्रेंजे और हैमिल्टनियन को हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ सब कुछ, डेफिनेशंस को क्लियर आउट किया, इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्लियर आउट किया। इसके बाद हम लैग्रेंजे का आज हमारा सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, उसके बाद हम हैमिल्टनियन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें हमने सभी कुछ बेसिक से सब कुछ कवर अप किया है विद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स का हमने टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स तक कर लिया है, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द हैमिल्टन प्रिंसिपल। ठीक है, तो जरूर उन सभी चीजों को देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसमें हम सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या डीपीपी शीट्स हो या असाइनमेंट्स हो, मॉक टेस्ट हो या आपकी कोई भी क्वारीज हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो रिगार्डिंग द लेक्चर्स या कोई भी अपकमिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, एग्जाम्स जो भी आपके आने वाले, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन हो, सारा अपडेट्स वहां पर मिलता है, तो आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेल लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपको आगे आने वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो जरूरी है कि आप अपना सपोर्ट दिखाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर पाए। तो आज की वीडियो बहुत ही होने वाली है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी लैग्रेंजे के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं, बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम चलेंगे दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना, स्किप मत करना, क्योंकि कहीं भी स्किप करोगे तो वो केसेस को मिस कर दोगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम का केस देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे कि लैग्रेंजे इक्वेशन कैसे हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप ले रहे हो। ठीक है, और हमने एक पॉइंट है यहाँ पर, मान लो ओ पॉइंट है। ठीक है, ओ पॉइंट है, यहाँ से एक पेंड बोब अटैच है जिसका मास है m। ठीक है, इस स्ट्रिंग से अटैच है दोस्तों, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो l है, और ये एंगल थीटा बना रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको निकालनी है इस सिंपल पेंडुलम सिस्टम की लैग्रेंजे इक्वेशन। ठीक है, तो आपको जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं आपके पास, जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व कर पाते हो इजीली, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं तो वो हम बहुत आसानी से उसकी लैग्रेंजे इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप इस केस में पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करोगे तो आप बहुत इजीली पेंडुलम के सिस्टम को सोल्व कर सकते हो। तो सपोज कर लेते हैं दोस्तों, आर थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम किसी भी इंस्टेंट में। ठीक है, आर इज द लेंथ। ठीक है, आर इज द लेंथ एंड थीटा इज द एंगल दैट इज मेकिंग विद एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, लैग्रेंजे के लिए आपके जरूरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोस्तों आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है यहाँ पर आपके पास कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एंड वाई है ना, एक्स है वाई है। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, हाफ m एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर एक्स डॉट और वाई डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस देखी है तो किस तरीके से हम लैग्रेंजे तक पहुंचे थे, है ना। हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल से किस तरीके से हमने लैग्रेंजे इक्वेशन को ड्राइव किया था, और टी और वी की वैल्यू कैसे निकाली थी, और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो प्लीज जरूर वो पिछली वीडियो को देखो ताकि आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो सके और सीधा सीधा हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग तो दोस्तों लिख लिया है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, पर हमें चाहिए किस बेसिस पे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे दोस्तों चाहिए हमारी वैल्यूज। ठीक है, तो अगर आप x इजिकल टू आर साइन थीटा और y इजिकल टू आर कोस थीटा पुट कर दोगे तो आप इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे चाहिए x डॉट और चाहिए y डॉट, तो यहाँ पर x की वैल्यू है आर साइन थीटा, y की वैल्यू है आर कोस थीटा, तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों डिफरेंशिएट करके आप x डॉट और y डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। तो x डॉट की वैल्यू आ गई आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कोस थीटा थीटा डॉट, और y डॉट की वैल्यू क्या आ गई आर डॉट कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करके दोस्तों ऐड कर दोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगी, t इजिकल टू हाफ m l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, अब बारी है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के केस में आप देख सकते हो बो पेंडुलम अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव का साइन आ गया दोस्तों mg। ठीक है, ये तो पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो माइनस mg हो गया। और कौन सा कंपोनेंट है दोस्तों, y कंपोनेंट माइनस mgy। अगर आप इसके पोटेंशियल देखें जो कि मास m बोब के ऊपर लग रहा है वो क्या आएगा माइनस mgy, ये तो पता है आपको पोटेंशियल जो कि नॉर्मली इसके ऊपर लग रहा है। और y कंपोनेंट दोस्तों यहाँ पर क्या है r कोस थीटा, यहाँ पर r क्या है दोस्तों जो कि हम पोलर कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं वो l है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने l लिख दिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तो r लिख रहे हो सर यहाँ पर l लिख दिया आपने, तो यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया था कि r थीटा इज द पोलर कोऑर्डिनेट। अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो उस बेसिस पे तो आपको लिखनी भी पड़ेंगी उसकी वैल्यूज। ठीक है, तो r बेसिकली यहाँ पर लेंथ के बराबर है और थीटा इज द एंगल जो कि वो मेक कर रहा है विद x एंड y एक्सिस। ओके, यहाँ पर लिखा भी है r मॉडुलस ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो v और t की वैल्यू आपको दोस्तों मिल चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने पुट कर देना है लैग्रेंजे की फॉर्मूले में, L इजिकल टू टी माइनस भी होता है। ठीक है, t की वैल्यू आपने निकाली दोस्तों क्या आई हाफ m l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और v की वैल्यू क्या थी माइनस mgl कोस थीटा, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है दोस्तों तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस mgl कोस थीटा हो गया। अब आपने निकालना है लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना दोस्तों। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है dy बाई डी टी कर्ल l बाई कर्ल थीटा डॉट माइनस कर्ल l बाई कर्ल थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, ये तो आपको पता है। लैग्रेंजे इक्वेशन हमने निकाली थी बाय हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल को यूज करते हुए, है ना, उससे सीधा ड्राइव किया था। तो अब आपने कर्ल l बाई कर्ल थीटा डॉट पहले निकालना है और कर्ल l बाई कर्ल थीटा निकालना है। तो यही चीज हमने पहले यहाँ पर की, आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट लैग्रेंजे की इक्वेशन को, फिर हमने थीटा से डेरिवेटिव किया पार्शियल डेरिवेटिव, है ना। तो आपकी वैल्यूज क्या आई कर्ल l बाई कर्ल थीटा डॉट इज इक्वल टू ml स्क्वायर थीटा डॉट, और यहाँ पर आपकी कर्ल l बाई कर्ल थीटा किसके बराबर आ रही है माइनस mgl साइन थीटा। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज को आप यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आ गई आपके पास, इस तरीके की इक्वेशन आ गई। अब इसको आपने फर्दर डी बाई डी टी किया विद इस वैल्यू को एम एल स्क्वायर थीटा डॉट को, तो आपके पास क्या आया एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा डॉट थीटा। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन आई दोस्तों, जो कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप इसको एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो तो फाइनली आपके पास यही इक्वेशन बचती है थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन लैग्रेंजियन की, किसके लिए सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक है, तो बहुत इजी था, जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यूज करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने टी और वी की वैल्यूज निकालनी है, एल में पुट करनी है जो कि टी माइनस वी होता है, फिर फर्दर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में उस चीजों को पुट करना है बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट एंड थीटा, एंड फाइनली आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। ठीक है, चलिए तो सिंपल पेंडुलम का केस था, आगे हम और भी केसेस देखेंगे। अब हम ऑटोवर्ड मशीन का देखते हैं जो कि पुली प्रॉब्लम के रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं किस तरीके से हम अपनी लैग्रेंजे इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैग्रेंजे का मेथड है दोस्तों, बेसिकली हम क्या करेंगे टू फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडीज कनेक्टेड बाय द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस लाइट पुली। तो यहाँ पर कंडीशन ये दी गई है दोस्तों कि हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है दो बॉडीज का, दो पुली प्रॉब्लम में। ठीक है ना, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये दो पुली प्रॉब्लम है,
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा दोस्तों वो हमने निकालना है, जो कि दो पुली प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ और एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से पास होते हुए जा रहा है। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल मतलब फर्दर वो स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो रही है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। कहाँ से? फ्रिक्शनलेस लाइट पुली, मतलब पुली भी लाइट है और फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन बता दी अपने इस केस में अर्टवर्ड मशीन में। ठीक है, तो सोल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है? L। ठीक है, सिस्टम इज कंजर्वेटिव एंड होलोनोमिक। ठीक है, सिस्टम कंजर्वेटिव है, होलोनोमिक है, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जो उसके ऊपर लग रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर वो कंजर्व है। ठीक है ना, और जो कंस्ट्रेंट भी लग रहा है पोजीशन ऑफ मासेस के ऊपर उसी के बेसिस पे, दैट्स वाई हमारा जो सिस्टम है वो कंजर्वेटिव है, होलोनोमिक है। होलोनोमिक जो हमने डिस्कस किया था दोस्तों अपने प्रीवियस वीडियो में कि क्या है, वो एक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट बेसिकली पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि वेलोसिटी के ऊपर। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है ना। तो कंसीडर कर लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी थ्रू द पुलिस, जो कि हम एज अ रेफरेंस लाइन लेंगे, और टॉप मोस्ट में हम पुली को एज अ ओरिजिन लेंगे, ताकि हम दोनों का डिफरेंस वेरिएशन देख सकें। एक x है तो एक L माइनस एक्स होगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम रेफरेंस लेवल लेंगे, अगर दोनों के पोजीशन में डिफरेंसेस होंगे तो उसके बेसिस पे हम एक को x डिफाइन कर सकते हैं, और L माइनस एक्स बेसिकली जो टोटल लेंथ में से जितना पोजीशन वो पीछे होगा उसके बेसिस पे हम उसकी टोटल लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम पूरी लैग्रेंज इक्वेशन को निकाल सकते हैं कि क्या मोशन हो सकता है उस चीज का। चलिए डायग्राम के बेसिस पे इसको समझते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर हमने देख सकते हैं हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस पुली है, तो ये इनएक्सटेंसिबल हमारे पास स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है हमारी टोटल लेंथ L। ठीक है, यहाँ पर दो मासेस हैं, यहाँ पर मास m1 है, यहाँ पर मास m2 है। ठीक है, मास m1 ज्यादा है उसका वेट, दैट्स वाई एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। ठीक है, आपको ये पता है। और जो दूसरा है हमारा m2 लाइट मास है, वो ऊपर की तरफ जाएगा हमारा। ये फ्रिक्शनलेस पुली है दोस्तों, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। ठीक है, हमने कॉमन एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना है। टोटल यहाँ पर x है दोस्तों, अगर हम ऊपर पुली के ऊपर से एक रेफरेंस लेवल लेंगे तो यहाँ से इस पहले m1 से जो स्ट्रिंग पूरा डिस्टेंस होगा जो ऊपर रेफरेंस लेवल से, ये x हो गया, और ये जो दूसरा मास m2 है यहाँ से इसका जो लेंथ हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? L माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो L है और फाइनल जो इसका डिस्टेंस है वो उसमें से माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? L माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता लग गई हैं दोस्तों। अब हमने क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो T की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या आएगी आपके पास? देखो मास अलग है, ठीक है, m1 m2 है, पर x की वैल्यू तो सेम है। ठीक है ना, यहाँ पर x1 x2 नहीं लिख सकते, तो वही चीज है दोस्तों, आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। T इज इक्वल टू हाफ m1 x डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर, सॉरी x डॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका मास दोस्तों अंदर रहेगा क्योंकि वो दोनों का डिफरेंट है, और x डॉट का स्क्वायर ये आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये आपने निकाल लिया, हाफ m1 प्लस m2 x डॉट का स्क्वायर, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया दोस्तों। अब आपने निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस m1 के केस में दोस्तों अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर जो कंजर्वेटिव है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है क्या होगी? माइनस mg1x, है ना, माइनस mg1x, है ना। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है ना, h इज द हाइट। तो कितनी हाइट है दोस्तों? यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर माइनस mgx लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं दूसरे मास के ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस mg, अब यहाँ पर इसकी क्या हाइट है दोस्तों एज कम्पेयर टू रेफरेंस लेवल? L माइनस एक्स हो गया, तो यही चीज तो हमने यहाँ लिख दी, माइनस m2g L माइनस एक्स आ गया। तो टोटल पोटेंशियल अगर हम ऐड करते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा? माइनस m1gx माइनस m2g L माइनस एक्स आ गया। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू आ गई। तो आपको पता है लैग्रेंज कैसे निकालते हैं? L इज इक्वल टू t माइनस वी, है ना। तो हमने दोनों वैल्यूज को कर दिया माइनस t माइनस वी कर दिया, तो फाइनली हमारे पास क्या आया दोस्तों? ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब आपने देखना है, इसको करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डॉट और x, क्योंकि हमने लैग्रेंज इक्वेशन में अगर हम यूज करते हैं दोस्तों, आपको पता है एक तो आपका पूरा जो कोऑर्डिनेट गिवन होता है उसका डॉट के प्रोडक्ट से हम करते हैं। ठीक है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक सिंपल कोऑर्डिनेट से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x है कोऑर्डिनेट, तो एक x डॉट से करेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक x से करेंगे। ठीक है, तो अगर आप उसका करते हो पार्शियल डेरिवेटिव और सारी वैल्यूज को करते हो पुट यहाँ पर, तो फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आएगी दोस्तों कुछ इस तरीके से आएगी, है ना। dy/dt m1 प्लस m2 x डॉट इज इक्वल टू m1 माइनस m2g। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। एंड फाइनली आप देख सकते हो उसका डेरिवेटिव करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर एक्स डबल डॉट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों आपकी जो एक्सेलरेशन निकल गई, कॉमन एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से निकल गई, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g। ठीक है, तो लैग्रेंजे के बेसिस पे आपने यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन निकाली दोस्तों। ठीक है, तो बहुत इजी था, बहुत सही तरीके से हमने जो चीज निकालनी थी इक्वेशन ऑफ मोशन को और कॉमन एक्सेलरेशन निकालना था, बाय द यूज ऑफ द लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट केस को देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस, कि किस तरीके से यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं बाय द लैग्रेंजे इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल केस है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास एक मास m है। ठीक है, एक वॉल से एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, और वो एक स्प्रिंग जो कि है मास m से जुड़ा हुआ है। तो ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है। तो इस केस में हमें बताना है कि इसका लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगेन हमें टी एंड वी फाइंड आउट करना पड़ेगा। टी आपको पता है दोस्तों एक ही आपके पास है, मास है। ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्योंकि एक ही वन डायमेंशनल है। ठीक है, लीनियर मतलब एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग ही मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। सिंपल है ना। टी की वैल्यू तो ये होगी, अगर टू डायमेंशन के केस में होता, अगर वो रोटेट कर रहा होता है एज अ पेंडुलम टाइप का, तो एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर आ जाता है ना। तो यहाँ पर खाली लीनियर है तो एक्स डॉट का स्क्वायर एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है। अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इन द स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स है ना, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों एफ डी एक्स, मतलब कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, इसको पुश किया फ्रॉम इस ओरिजिनल पोजीशन, जिसके कारण एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती गई स्प्रिंग में। ठीक है, अगेंस्ट द वॉल हम इसको कर रहे हैं, मतलब ठीक है, इसको आगे डिस्प्लेस कर रहे हैं। कितना फोर्स अप्लाई किया, जितना वो डिस्प्लेस किया, तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर पैदा होता गया। तो ये नेगेटिव साइन बेसिकली यही बता रहा है कि हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जो वर्क डन कर रहे हैं द ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है इन द जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के बेसिस पे इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है ना। जितना हम डिस्प्लेस करते जाएंगे उतना ही फोर्स स्टोर होती जाएगी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल हटा दें तो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ये आपको पता है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट या रिस्टोरिंग फोर्स भी ये कह सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। ठीक है, 0 टू x हमारे हो गया दोस्तों यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। 0 मतलब इनिशियल यहाँ से शुरू किया था और x यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया हमने। ठीक है, तो x इज द डिस्टेंस जो कि हमने इनिशियल से फाइनल तक इसको डिस्प्लेस किया। f की वैल्यू आ गई माइनस के एक्स, dx आपका हो गया जो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चेंज आया। तो इसको इंटीग्रेट करोगे दोस्तों तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई दोस्तों हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर और v की वैल्यू क्या आ गई, के एक्स स्क्वायर। तो t पता लग गया दोस्तों, v पता लग गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली लैग्रेंजे की इक्वेशन निकालनी है, L इज इक्वल टू टी माइनस वी। ठीक है, उसके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट और x। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर एम एक्स डॉट और यहाँ पर माइनस के एक्स। ठीक है, तो लैग्रेंजे इक्वेशन मोशन आपको पता है दोस्तों क्या होती है, डी बाई डी टी कर्ल एल बाई कर्ल एक्स डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से कर्ल एल बाई कर्ल एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ से पुट करो। ठीक है, और यहाँ से कर्ल एल बाई कर्ल एक्स की वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास फाइनली जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, जो कि है एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से m को डिवाइड कर दोगे दोस्तों, ठीक है, दोनों साइड, तो आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी। तो k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा नोट का स्क्वायर। अगर आप ओमेगा को इस तरीके से लिखेंगे तो अंडर रूट के बाय एम आएगा, जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी फॉर द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कुछ इस तरह की आएगी। और यहाँ पर जो ओमेगा नोट की वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट के बाय एम है, जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों केस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस को देखते हैं। स्पेरिकल पेंडुलम का केस देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले देखा था कि पोलर कोऑर्डिनेट का, अब हम देखेंगे स्पेरिकल पेंडुलम का केस, जो कि यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ओके, चलो, तो जैसे दोस्तों स्पेरिकल पेंडुलम में क्या होता है कि हमारा जो पेंडुलम होता है, वो क्या होता है, फ्रीली मूव कर रहा होता है इन द एंटायर स्पेस,
है ना, जहां से वो सस्पेंडेड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पत्थर को धागे से बांध दिया और उसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है, वो फ्रीली मूव है हर एक डायमेंशन में मूव करने के लिए, तो आप देखोगे कि एक सर्कल सा बन जाता है, स्फेरिकल टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो इंटायर स्पेस में मूव करने के कारण जहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आप उसको रोटेट करते हो तो एक पूरा स्फेरिकल शेप बन जाता है, तो स्फेरिकल पेंडुलम कहलाता है दोस्तों। जो बोब होता है पेंडुलम का, वो मूव करता है, मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर whose radius is equal to the length of the pendulum। ऑब्वियस ही बात है, जो उसका रेडियस होता है दोस्तों उस केस में किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम के बराबर होता है। जितनी पेंडुलम की लेंथ होती है उतनी ही उसका रेडियस के बराबर होता है, जितना ही उसका होता है जो कि वो रोटेट कर रहा होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है दोस्तों कि जो हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है वो बहुत ही सूटेबल हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिससे हम लोकेट कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ बॉब क्या है पेंडुलम की। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमारा जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। ठीक है, लेंथ वेरी नहीं कर रहा है, इनएक्सटेंसिबल नहीं है, मतलब इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो वो आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, कांस्टेंट है, खाली थीटा और फाई वेरी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखना कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या क्या हमारा पास होता है, आर, थीटा एंड फाई होता है। ठीक है, ये याद होगा। यहाँ पर आर दोस्तों जो रेडियस है हमारा, अभी हम मेंशन कर चुके हैं, हमारी लेंथ ऑफ पेंडुलम के बराबर है, तो यहाँ पर एल थीटा फाई हो जाएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, अब इसी को यूज करके हमने अपना ये केस सोल्व करना है जो कि स्फेरिकल पेंडुलम का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, आपको सिंपल चीज मैंने बताई थी जब आपने हमारी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी, हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का सिस्टम देखा था, तो उसमें सिंपली मैंने बोला था कि अगर आप x इक्वल टू आर साइन थीटा और y इक्वल टू आर कोस थीटा पुट करोगे तो बहुत इजीली खाली आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x y z तीनों कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर x इक्वल टू आपने क्या बोला, आर साइन थीटा कोस फाई, और y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू आर कोस थीटा। ये तीन कंपोनेंट्स थे, इन सभी की वैल्यूज मैंने बताई थी। और जब आप x इक्वल टू ये हाफ m x डॉट का स्केयर प्लस y डॉट का स्केयर प्लस z डॉट का स्केयर में ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आप बहुत इजीली डायरेक्टली, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू याद करना सिखाया था। ठीक है, तो आप प्लीज पिछली वीडियो को देखिएगा, वहां पर हमने डायरेक्टली t की वैल्यू निकालना सीखा था। ठीक है, यहाँ पर हम ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने। तो t की वैल्यू वहां से हमने निकाली थी दोस्तों, t इज इक्वल टू हाफ m l स्केयर थीटा डॉट का स्केयर प्लस l स्केयर साइन स्केयर थीटा फाई डॉट का स्केयर। तो वहां से हमने डायरेक्टली चीजें निकाली थी, आपको याद होगा आई होप। ठीक है, क्योंकि पेंडुलम अगर हम देखें दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हमारा है, होलोनोमिक सिस्टम है, तो उस केस में आप देखोगे v इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एम जी वाई। ठीक है, माइनस एम जी वाई है, और ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर होता है, एल कोस थीटा के बराबर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर एंगल को रिजोल्व करके भी देखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल कोस थीटा। तो यहाँ पर माइनस एम जी एल कोस थीटा पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास t आ गया दोस्तों, v आ गया आपके पास, बस आपको क्या करना है, आपने पुट करना है लैग्रेंज फंक्शन में l इज इक्वल टू टी माइनस वी, है ना। t की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके थे, ये वाली वैल्यू जो आपने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दी, और v की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों, माइनस एम जी एल कोस थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस एम जी एल कोस थीटा आ गया, है ना। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं दोस्तों डिफरेंट, एक तो है थीटा है, एक फाई है। तो दो इक्वेशन ऑफ मोशंस निकलेंगे दोस्तों, एक तो थीटा के रिस्पेक्टिवली एंड फाई के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो डी बाई डी टी कर्ल एल बाई कर्ल थीटा डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल थीटा इज इक्वल टू 0। उसके बेसिस पे हमारे पास ये लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आई। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, डी बाई डी टी कर्ल एल बाई कर्ल फाई डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल फाई इज इक्वल टू 0। तो उसके बेसिस पे ये लैग्रेंज इक्वेशन मोशन आई हमारे पास। ठीक है, तो ये आप बार बार हम चीजें कर रहे हैं, बस अब आपको सीधा पता होना चाहिए कि एल कैसे निकालते हैं। उसके लिए टी और वी चाहिए हमें, किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करना है, टी की वैल्यू निकालनी है, वी पोटेंशियल कौन कौन से लग रहे हैं सभी को एडअप करो, माइनस कर दो फाइनली एल इज इक्वल टू टी माइनस वी में, और देखो कितने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है आपके पास। डिफरेंट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी निकलेगी, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो फाई वाला टर्म है वो इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, जो वेरिएबल फाई है हमारा इग्नोरेबल है, क्यों, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है हमारा कंजर्व्ड है। इसके बेसिस पे भी हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, तो प्लीज उसको जरूर देखना, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर मोमेंटम ही कंजर्व है दोस्तों, तो उस केस में इस चीज के वेरिएबल को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर दोस्तों डी बाई डी टी अगर आप इस चीज का करोगे,
ठीक है, वेरिएबल का, तो आपका 0 के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये वाला टर्म जो आपका मोमेंटम का है वो कांस्टेंट के बराबर है ना। तो पी फाई जो कि फाई कंपोनेंट जो मोमेंटम है इसका जो कंजर्व है, तो ये आप देख सकते हो पी फाई इजिकल टू एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इजिकल टू 0, किसी का डेरिवेटिव जो कि सारी टर्म कांस्टेंट दोस्तों, ठीक है। अगर ये चेंज नहीं हो रही है तो उसका मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपको सिखाया था दोस्तों, तो उसके केस में हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसका मोमेंटम कंजर्व है किसका नहीं है, तो उसी के बेसिस पे हमने ये निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप दोस्तों निकाल सकते हो फाई की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हो इन द टर्म ऑफ पी फाई, और ये वाली टर्म को दोस्तों अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से फाई डॉट की वैल्यू निकाल लो दोस्तों, है ना, और इसको पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि थीटा के रिस्पेक्टिवली है उसमें पुट कर दोगे तो आपका कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी फाइनली, ठीक है। एम एल स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा प्लस पी फाई का स्क्वायर कोस थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये आपके पास बचा, जो कि आपने देखा कंजर्व वाला जो इक्वेशन था आपके पास, तो फाई डॉट का आपके पास जो वैल्यू आई यहाँ से निकाली, आपने पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दी, तो आपके पास ये पी फाई की फॉर्म में यहाँ पर आपका आ गया वैल्यू, ठीक है। अब हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं दोस्तों बहुत इजीली पेंडुलम का बाय द यूजिंग ऑफ कर्ल एल बाई कर्ल टी इज इक्वल टू 0, है ना, तो आप निकाल सकते हो बाय दिस इक्वेशन, ओके। तो बहुत इजीली आपने ये चीज़ निकाल ली, तो आपने देखा कि किस तरीके से फाइनली हमने जो थीटा को हमने पी फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और हमने और भी चीज़ों को देखा कि किस तरीके से हम टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को तो हमने निकाल लिया दोनों के, उस तरीके से हमने ये भी देख लिया कि इसका मोमेंटम कंजर्व है वो भी देख लिया, एंड फाइनली टोटल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, कर्ल एल बाई कर्ल टी इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, इसमें हमने सभी केसेस को डिस्कस कर लिया, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम स्प्रिंग पेंडुलम का केस देखते हैं दोस्तों, स्प्रिंग पेंडुलम का केस देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है, यह मान लेते हैं ओरिजिन O है, ठीक है, यह मास m है, यह स्प्रिंग है यहाँ पर जुड़ा हुआ आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि एंगल फाई में आ रहा है विद वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर इस स्प्रिंग की जो लेंथ है दोस्तों वो r है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगेन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए बहुत इजीली इस सिस्टम को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका रेडियस r है और पोलर एंगल जो फाई है दोस्तों एज अ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगेन पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या यूज करते हैं, x इज इक्वल टू r साइन फाई और y इज इक्वल टू r कोस फाई, है ना, ये आपको पता ही है। अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं उस केस में हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, x की वैल्यू x इज इक्वल टू r साइन थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू r कोस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको सारी वैल्यूज पता होंगी तो बहुत इजीली आप सारी चीजों को कन्वर्ट करके अपने ही फॉर्म में लेके आ सकते हैं जिस कोऑर्डिनेट फॉर्म में आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पता लग गई दोस्तों, आपको पता है चाहिए आपको काइनेटिक एनर्जी की, इस केस में क्या होगी, t इज इक्वल टू हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। तो x डॉट और y डॉट मैंने यहाँ पर अलग से निकाल दिया, जो कि आप इक्वेशन की फॉर्म में देख सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन ही तो करना है, ओके, r और फाई के रिस्पेक्टिवली या r थीटा के रिस्पेक्टिवली। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल गई दोस्तों कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपका नॉर्मल केस नहीं है दोस्तों, अगर सिंपल पेंडुलम होता तो बहुत इजीली बस v इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई कर देते, बहुत इजीली निकाल लेते, पर यहाँ पर t के केस में दोस्तों तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ठीक है, पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देखो, ये पेंडुलम जब हम ये मास जब ऐसे रोटेट करेगा तो वैरी भी तो करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी तो इसके अंदर आती रहेगी। एक तो पोटेंशियल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा ही, माइनस एम जी वाई होगा ही होगा, ठीक है, जो कि माइनस एम जी एल कोस थीटा के फॉर्म में तो रहेगा ही एक पोटेंशियल जो लग रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स भी तो पैदा हो रहे होगी स्प्रिंग में जो कि के कांस्टेंट की फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको भी तो फाइंड आउट करना जरूरी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, पर हमें ये जो एक्स है दोस्तों वो नहीं पता कितना है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी रिस्टोरिंग फोर्स में, है ना, मास भी तो छोटा सा है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो छोटा होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एल बेसिकली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, डेल्टा एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है जो जितना डिस्प्लेस हुआ है अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से, अगर टोटल में से उसको माइनस कर दें तो फाइनली आपको पता लग जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ना। तो ये मैंने कैसे निकाला है दोस्तों, आपको पता है हीरोस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, है ना,
तो ये आपको पता है, वो आप निकाल सकते हैं इजिकल टू एल के बराबर, जो कि उसका लेंथ है उसके रिस्पेक्टिवली। अगर आप ये देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ पर 0 0 है, ठीक है, ये है x और y है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, x एंड y। तो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे, आराम से निकाल सकते हो कितना इसका टोटल डिस्टेंस होगा। बेसिकली माइनस करेंगे टोटल लेंथ से, तो आपको पता लग जाएगा आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितना नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज यहाँ पर किया दोस्तों, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो यहीं से आया है, माइनस टोटल लेंथ एल है, ठीक है, टोटल स्प्रिंग का टोटल जो स्प्रिंग सिस्टम है उसका मान लेते हैं टोटल एल है। तो फाइनली आपको पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्तों, एल के बराबर, है ना। ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला था। और एल यहाँ पर क्या है दोस्तों, एल तो यहाँ पर आर ही है ना, एल क्या है यहाँ पर, आर ही तो है। तो यहाँ पर हम उसके लिए डायरेक्टली यहाँ पर हमने पुट किया कि वो आर के बराबर है, माइनस टोटल लेंथ से माइनस कर दिया दोस्तों, ठीक है। टोटल लेंथ इज अ सिस्टम ऑफ द जो वो हम मान के चल रहे हैं, अगर हम पूरा स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं दोस्तों, तो टोटल लेंथ क्या होगी, एल होगी। वो तो आर बताया है कि अभी ये मास इसके खाली सस्पेंड है, ठीक है, तो उसका जो टोटल वो है वो रेडियस आर बताया, तो वो चीज अलग है। जब टोटल हम की बात करते हैं स्ट्रेच करने के बाद, तो वो टोटल एल है, ठीक है। तो ये आर माइनस एल आ गया दोस्तों, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो आपके पास जो नेक्स्ट जो आपके पास पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी आपके पास आ गई। तो आप देख सकते हैं टोटल पोटेंशियल क्या आ गया दोस्तों, V इज इक्वल टू माइनस mgy, ठीक है, प्लस k बाई 2 आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर i माइनस एल पुट कर दिया, तो यहाँ पर प्लस k आर माइनस एल का स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फाई है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो r कोस फाई आ गया आपके पास, ठीक है, माइनस mgr कोस फाई आ गया, ठीक है। इसके कंपोनेंट को अगर रिजोल्व करोगे, ठीक है, वाई कंपोनेंट, तो आर कोस फाई आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर माइनस mgr कोस फाई प्लस k बाई 2 आर माइनस एल का स्क्वायर। तो v पता लग गया दोस्तों, t पता लग गया। अब आपको क्या करना है, l इज इक्वल टू टी माइनस वी। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दोगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी l की फॉर्म में, ठीक है। वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके पास गिवन है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आएगा, डी बाई डी टी कर्ल एल बाई कर्ल फाई डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल फाई इज इक्वल टू 0। तो फाइनली डेरिवेटिव को सोल्व करोगे एंड फाइनली जो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, बस आपको टी निकालना आना चाहिए दोस्तों, वी निकालना आना चाहिए, एल इज इक्वल टू टी माइनस बी। लेकिन जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही है, डी बाई डी टी कर्ल एल बाई कर्ल फाई डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल फाई इज इक्वल टू 0 कर दोगे, डेरिवेटिव निकालो, वैल्यूज को पुट करो एंड फाइनली इक्वेशन ऑफ मोशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी था। चलिए डबल पेंडुलम का केस देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर जैसे जैसे सारे केसेस को हम करेंगे आपको सारी लैग्रेंजेस की वैल्यूज निकालनी आ जाएंगी, ठीक है। तो नॉर्मल एक केस लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वॉल है, वहां से एक मास m1 सस्पेंडेड है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम होता है तो उस केस में खाली एक ही मास होता है। डबल पेंडुलम में एक मास से दूसरा मास भी अटैच होता है, वो भी एक स्ट्रिंग के थ्रू, तो वो डबल पेंडुलम के केस में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मास m है, स्ट्रिंग L1 से जुड़ा हुआ है, मेकिंग एंगल ऑफ थीटा 1 विद XY एक्सिस, ओके। उसके बाद आप देखो दोस्तों, मास m से एक और मास जुड़ा हुआ है जिसको मास m2 का नाम दिया हमने, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है फर्दर जो स्ट्रिंग की वो L2 है, इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 2 विद XY एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखा है विद द ऑल द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है। हमने इसको स्ट्रेच किया, विद एंगल रिजोल्व कर लिए सभी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर आपने पेंडुलम कुछ यहाँ पर लेफ्ट में बनाया और यहाँ पर पूरा आपने राइट के टॉप पे कर दिया, तो एक्सट्रीमम ले लिया पॉइंट यहाँ पर हमने, ठीक है। पेंडुलम तो रोटेट ही करता है ना, टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो हमने एक्सट्रीम वाला पॉइंट ले लिया, इसको स्ट्रेच कर दिया ताकि हम अपने कोऑर्डिनेट्स को रिजोल्व कर सकें, ठीक है, इजिली, और फाइनली जो भी डिस्टेंस है उसको टोटली कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन वो लेंथ है L1, मास M1, थीटा 1 एंगल वो बना रहा है, और M1 से अटैच है मास M2, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 2, और टोटल इसका जो लेंथ है क्या है दोस्तों, L2 साइन, ठीक है। चलो ये बताता हूँ कैसे आया, तो यहाँ तक तो वही चीज है। अब देखो एंगल्स रिजोल्व कैसे करने हैं, ठीक है। एक तो आपको पता है कि जो एंगल के साथ वाला होता है वो होता है कोस वाला टर्म, और उसके जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, साइन वाला टर्म होता है। ये तो आपको पता होगा, एंगल्स तो आप रिजोल्व करते आ रहे होंगे, काइनेमेटिक्स से ही आपको पता होगा, ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशंस वगैरह आपने किए होंगे +1 +2 में, तो आपको बहुत इजीली ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। बस नहीं पता तो ये पता होना चाहिए, एंगल के साथ वाला जो टर्म होता है वर्टिकली, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है,
ठीक है, जो बेस होता है हमारा वो कोस वाला टर्म होता है, ठीक है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है बिल्कुल यहाँ पर वो साइन वाला टर्म होता है। तो आप देख सकते हो ये वाला जिसकी अगर लेंथ L1 है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, L1 cos θ1, ठीक है, θ1 इज द एंगल, तो कोस वाला टर्म क्या जो है L1 cos θ1, और यहाँ पर साइन वाला टर्म क्या आ जाएगा दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू मास m1, और L1 है इसका लेंथ और θ1 इज द एंगल, L1 sin θ1 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम देखें दोस्तों मास m2 के लिए, तो उसके लिए भी सिमिलरली हम सारे एंगल्स को रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा L2 cos θ2, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो इन द वर्टिकल डायरेक्शन L2 cos θ2, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में L2 sin θ2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया दोस्तों, ओके। अब आपने देखना है कि t की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों आपके पास। इस केस में मास भी अलग अलग है और दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अलग अलग है, ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो t इज इक्वल टू हाफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर, ये पहले पेंडुलम के लिए है ना, यहाँ पर x1 y1 आ जाएगा, और दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा x2 y2 आ जाएगा, है ना, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो आप देख सकते हो t इज इक्वल टू हाफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर y2 डॉट का स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल आपकी क्या निकलेगी दोस्तों, mg y1 प्लस mg y2। ये तो आपको रफली पता ही है कि आपकी पोटेंशियल क्या लगेगी, पहले वाले पे क्या लगेगी mg y1 और दूसरे वाले के ऊपर क्या लगेगी mg y2 लगेगी, ठीक है। अब हमें वैल्यूज निकालनी है दोस्तों, x1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू क्या होगी, है ना, x.1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो ये तो अगर हम मान लेते हैं ओरिजिनल पोजिशन है, ठीक है, तो ये x1 है यहाँ पर, है ना, अगर ओरिजिनल पोजीशन से हम फर्स्ट पेंडुलम का देखें तो ये x1 पोजीशन है उसकी, ठीक है, और यहीं से अगर हम लास्ट पेंडुलम के लिए देखें पोजीशन हमारी क्या बन जाती है, x2 बन जाती है। सिमिलरली अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो ये y1 हो जाएगी, है ना, ये y1 हो जाएगी, ठीक है, और वहां से नीचे की तरफ देखें तो वो y2 हो जाएगी अगर टोटल ओवरऑल देखते हैं तो, ठीक है। तो वही चीज है दोस्तों, आप देख सकते हो x1 इज इक्वल टू L1 sin θ1, ठीक है, x1 इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि आपको सही से समझ आ सके। x1 तो ये है ना दोस्तों, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये वाली L1 sin θ1, आप देख सकते हो ऊपर x1 इज इक्वल टू L1 sin θ1। अगर x2 की बात करो दोस्तों तो वो किसके बराबर आएगा, x1 प्लस L2 sin θ2, है ना, ये टोटल डिस्टेंस ही तो x2 की वैल्यू है ना, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस L2 sin θ2। अगर y2 देखोगे दोस्तों तो क्या होगा, y1 प्लस L2 cos θ2, है ना, यही चीज बनेगी ना। अगर y2 देखोगे तो वर्टिकली देखोगे और x देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं दोस्तों, L1 sin θ1 प्लस L2 sin θ2, है ना। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, x1 इज इक्वल टू L1 sin θ1, ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा, फाइनली हमारे पास x1 प्लस x2 होगा, तो L1 sin θ1 फाइनली जो वैल्यू होगी x2 की, और प्लस L2 sin θ2 आ जाएगी, ठीक है। y1 के केस में दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास, y1 के केस में ये आप देख सकते हो y1 तो ये वाला है ना, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, y आ जाएगा यहाँ पर, ये रेफरेंस लेवल सेकंड है जो कि y2 के केस में आएगा, ओके। तो आप देख सकते हो y1 इज इक्वल टू L1 cos θ1 जो कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑपोजिट मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी ये मूव करेगा, तो माइनस L1 cos θ1, और इसका क्या आ जाएगा टोटल, अगर हम देखें तो y2 के केस में y1 प्लस y2 हो जाएगा ना दोस्तों। तो y1 हमारे पास अगर माइनस L1 cos θ1 है तो वो दूसरा वाला क्या होगा, माइनस L2 cos θ2 आएगा, है ना। तो यही चीज तो यहाँ पर लिखी है दोस्तों हमने y2 भी, है ना, बहुत सिंपल है, बस आपने क्या करना है, एंगल रिजोल्व करना है और इसके बेसिस पे लिखना है। तो x2 बेसिकली क्या था यहाँ पर आपने देख ही लिया था, x2 हमारा x1 प्लस L2 sin θ2 था, और y2 हमारे पास क्या था दोस्तों, y1 प्लस L2 cos θ2 था। तो यहाँ पर हमने y1, y2, x1, x2 सारी वैल्यूज हमने पहले से ही रिजोल्व कर ली थी, दैट्स वाई हमने बस एड अप किया और कुछ नहीं किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये पहले ही सही हमने सिंप्लीफाई कर लिया था। बस t और v की वैल्यूज आपने निकालनी है, x2 डॉट का स्क्वायर y2 डॉट का स्क्वायर आपने निकालना है, x1 डॉट का स्क्वायर y1 डॉट का स्क्वायर निकालना है। ये सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके रख दी हैं, बहुत इजीली से आपने सॉल्व करना है। बस क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव तो करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड एल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने की, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास, है ना। तो बस आपने इन सभी चीजों को एडअप किया, यहाँ पर आपके पास t की वैल्यू आई, ठीक है, यहाँ पर आपके पास t की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। दोनों की वैल्यू पोटेंशियल की आपने एडअप कर दी एंड फाइनली
v की वैल्यू भी आ गई। तो l इज इक्वल टू टी माइनस वी, आपको पता है कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। t की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, माइनस कर दी तो फाइनली कुछ आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जनरलाइज मोमेंटम भी आप निकाल सकते हो, आपको दिखाया था निकाल के भी अपनी प्रीवियस वीडियो में। p इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कर्ल l बाय कर्ल थीटा डॉट, और क्योंकि यहाँ पर दो आपके पास एंगल्स हैं थीटा 1 एंड थीटा 2, तो उसके रिस्पेक्टिवली आपने दो बार इसको करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। तो आपके पास उनके रिस्पेक्टिवली जो जनरलाइज मोमेंटा भी आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बेसिस पे आपने क्या करना है दोस्तों, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है तो क्या करना है, डी बाय डी टी कर्ल एल बाय कर्ल थीटा 1 डॉट का कर्ल एल बाय कर्ल थीटा डॉट 1 माइनस कर्ल एल बाय कर्ल थीटा 1 इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली थीटा 2 के लिए भी सेम करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। बहुत इजीली आप निकाल सकते हो फॉर व्हाट केस, डबल पेंडुलम, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक स्लाइडिंग पॉइंट है, मतलब एक स्लाइडिंग वेज का हम केस लेके चलते हैं कि हमारे पास एक मास m है, ठीक है, एक हमारे पास वेज है, ठीक है, जिसका मास कैपिटल M है, एक हमारे पास स्मॉल कोई भी मास है जिसका मास m है, इसके ऊपर हम रखते हैं, और इस मास के रखने के कारण ये वेज हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करता है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है हमारा सरफेस तो हॉरिजॉन्टली ये उस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पर कोई स्लाइड करेगा हमारा कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, तो हमारा क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है हमारे उस जो वेज हमारे सरफेस पे रखा है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ही करेगा, है ना। तो हमने ये पता करना है दोस्तों कि इस कितनी टोटल एनर्जी से वो हुआ है वगैरह, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका निकाल के देखना है, ठीक है। तो पहले इस सिचुएशन को समझ लेते हैं, कंसीडर करते हैं सिचुएशन को कि हम देख सकते हैं जैसे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है मास m जो कि फ्रिक्शनलेसली अलोंग द वेज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ये एंगल थीटा है दोस्तों जो कि एज बना रहा है, ठीक है, वेज बना रहा है। वेज itself slides frictionlessly along the horizontal surface and its mass is m, कैपिटल M, आपको बोला कि वेज का मास कैपिटल M है और ये जो पॉइंट मास है m स्मॉल m, ये स्लाइड कर रहा है along the surface of wedge, ठीक है, उसके कारण ये स्लाइड कर रहा है in the opposite direction of x। तो हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर असाइन कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में यहाँ पर उसका जो पोजीशन है वो x है ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वेज, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर अप किया है जब हमारा जो पॉइंट मास स्लाइड कर रहा था इसके ऊपर, तो इसको जो फोर्स मिली और जो उसने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मान लिया कि वो स्मॉल एक्स है, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा उसने डिस्टेंस एक्स उसने ट्रेवल किया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, जो ये वाला कंपोनेंट होगा, आपको पता है ये एंगल थीटा अल्फा बना रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, tan अल्फा, x tan अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x डिस्टेंस यहाँ से स्लाइड कर रहा है मेकिंग एंगल ऑफ अल्फा, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी दोस्तों क्या हो जाएगी, x tan अल्फा हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है ना, बहुत इजीली निकाल सकते हो, या तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी करोगे तो y अपॉन x ही आएगा, ठीक है, ये y है ये x है, तब भी आप वैल्यू निकाल सकते हो y की वैल्यू, बहुत ईजी है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी दोस्तों, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालना जरूरी है, XY कोऑर्डिनेट्स है तो आपके पास आपको पता है क्या होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों वेज का काइनेटिक एनर्जी, है ना, वेज का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जो कि क्या होगा, T इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M x डॉट का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल X डॉट का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी दोनों की एडअप करेंगे दोस्तों, ठीक है, वेज की भी और जो वो स्लाइड कर रहा है बीड हमारा पॉइंट मास कोई भी है, ठीक है, उन दोनों के कारण जो काइनेटिक एनर्जी हमारा गेन किया वो हाफ M x डॉट प्लस स्मॉल x डॉट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और फाइनली जो y कंपोनेंट के लिए जो हमारे पास होगा दोस्तों काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा, हाफ m y डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा वेज तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई उसका x कंपोनेंट ने लिया, क्योंकि हमारा जो वेज जो पॉइंट मास था वो तो हमारा x और y मतलब दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई उसका दोनों कंपोनेंट्स हमने ले लिए, ठीक है। और y की वैल्यू तो हमने निकाली दोस्तों, वो क्या थी, y की वैल्यू x tan अल्फा, ये आपने निकाली, ये चीज आपने यहाँ पर पुट भी की और इसका डेरिवेटिव किया, तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, ओके, जैसे ये आप देख सकते हो tan की फॉर्म में, ठीक है। और v आपको पता है दोस्तों जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, v इज इक्वल टू mgy,
ठीक है, ये तो आपको पता है, जो कि आपका लग रहा है उसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर जो पोटेंशियल जो नीचे की तरफ आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो mgy है। ठीक है, तो y हमने निकाला है दोस्तों, क्या है, x tan अल्फा, वैल्यू इसकी निकाल रखी थी। तो t की वैल्यू पता लग गई दोस्तों, v की वैल्यू पता लग गई, l इजिकल टू t माइनस v। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दोगे तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आप देख सकते हो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है दोस्तों। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, आपको पता है आपके पास दो कंपोनेंट है, एक कैपिटल एक्स एक स्मॉल एक्स है, तो उसके बेसिस पे आप निकालोगे इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डी बाई डी टी कर्ल एल बाई कर्ल कैपिटल एक्स डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल कैपिटल एक्स इजिकल टू 0 के बराबर होगा, अगर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स निकाल लो। सिमिलरली स्मॉल एक्स के रिस्पेक्टिव कुछ इस तरीके से आएगा। दोनों को करोगे दोस्तों सोल्व तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया जो कि कैपिटल एक्स के रिस्पेक्टिवली आ रहा है, और इसको नाम दिया इक्वेशन 2 जो कि स्मॉल एक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आ रहा है, सॉरी। तो जो इक्वेशन 1 है दोस्तों, क्या मैं उसको कुछ इस तरीके एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको रीअरेंज ही करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। इस वाली इक्वेशन को बस आपने रीअरेंज करके लिखा तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन 3 को दोस्तों आपने पुट करना है इस इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो कुछ आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो कि x डॉट के रिस्पेक्टिवली एंड x डबल डॉट के रिस्पेक्टिवली। तो ये आप निकाल सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको रीअरेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया दोस्तों। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे जिसमें हमने लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाला, टी और वी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने डिटेल में इन सभी चीजों को डिस्कस किया विद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमारा लैग्रेंज का पोर्शन खत्म होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम हैमिल्टोनियन के केसेस लेंगे। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है, उसमें उसके इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देखेंगे जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन पोर्शन है वो कवर अप हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना, ताकि बाकी बच्चे भी इन चीजों का फायदा उठा सके, और ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।